गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राम सिंह सारण आपके अपने सर्वोदय स्कूल मलसी सर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हाँ, तो आज क्लास 10th का कार्य का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। 10वीं क्लास वाले बच्चे भी परेशान हो रहे, सर हमें भी पढ़ाओ, 12th को पढ़ाते जा रहे हो। चिंता ना करो, पढ़ाना हमारा काम है, जितना पढ़ा दिया उतना क्लियर रखना आपका काम है। कोई डाउट हो तो पूछते रहे। हाँ, तो कार्य का फर्स्ट पार्ट में अपन ने कार्य की थ्योरी पढ़ ली थी। 3 केसेस पढ़े थे, यानी विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन और बल, फोर्स के बीच एंगल पर के बीच कोण, यदि थीटा हो तो, ये पहले वाली वीडियो की रिपीट कर रहा हूं थोड़ा सा, हो तो कार्य W बराबर क्या आया था आपके पास, Fs cos थीटा। ये कैसे आया उसकी चर्चा कर ली थी, है ना। फिर इस पे केसेस पढ़े थे। फर्स्ट केस, यदि थीटा 0 डिग्री यानी बल और विस्थापन एक दिशा में हो। जैसे फर्स्ट केस ये था, इस पे फोर्स इधर लग रहा है और विस्थापन इधर हो रहा है। तो यहाँ पे मास को, इस बॉडी को पॉइंट मास माने तो ये S की डायरेक्शन और ये F की डायरेक्शन, तो बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री हो गया ना। तो कार्य हो जाएगा फिर मैक्सिमम W मैक्स कितना आया था, Fs cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, तो Fs आ जाएगा। यानी बल और विस्थापन को डायरेक्ट गुणा करा दो जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही हो तो। सेकंड पढ़ा था आपने, यानी ये कोई बॉडी है और उस पर आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, नहीं सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है या फोर्स इस तरफ लगा रहे हो। ये डिस्प्लेसमेंट किसी और फोर्स की वजह से होता है, इसकी वजह से नहीं होता। इधर क्षैतिज में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी विस्थापन इधर, फोर्स ऊपर लग रहा है। ये F1 मान लिया, ये F2, तो F2 के कारण कार्य कितना आएगा, यानी यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनेगा तो 0 आएगा। कोस वही आप तो वैल्यू रखोगे, W बराबर Fs कोस 90 डिग्री, 90 का मान 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। किसकी वजह से, F2 की वजह, यानी F2s 0, F2s गुणा 0 यानी 0, है ना। तो ये आपको पता भी है कि किसी वस्तु को ऊपर से दबाओ या ऊपर उठाओ तो उसके डायरेक्शन में यदि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, जैसे वो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कहीं क्षैतिज में हो रहा है, तो वो डिस्प्लेसमेंट ऊपर से जो फोर्स लगा रहे हो उसकी वजह से नहीं होता, किसी और फोर्स की वजह से होता है। तो उस वजह से जो आप हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हो, लंबवत फोर्स लगा रहे हो, उसकी वजह से कार्य तो 0 आएगा ना। हाँ, ये मिनिमम नहीं है, मिनिमम तो ऋणात्मक आता है, कार्य जी ऋणात्मक भी होता है, W मिनिमम। उसके लिए यानी ये बॉडी है, उस पर आप फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता है। जैसे इसको पॉइंट मास मानो तो फोर्स ये और डिस्प्लेसमेंट ये, तो बीच में कोण 180 डिग्री। इसके लिए कार्य आ गया था -Fs। क्यों, कोस 180 डिग्री का मान -1 होता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो, एक वस्तु पर यदि अलग अलग फोर्स लगे हों, 2 या 2 से ज्यादा फोर्स लगे हों, तो उन सब के लिए अलग अलग कार्य निकाल सकते हो आप, और उनके रिजल्टेंट फोर्स के कारण भी कार्य निकाल सकते हो। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक सरफेस है, उस पर एक वस्तु रखी है, ठीक है, इधर एक F1 लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक, और इधर एक फोर्स लग रहा है। ये परिमाण को बताता है सदिश, जितना बड़ा परिमाण उतना ज्यादा। ये छोटा ले रहा हूं तो इसका मतलब परिमाण छोटा, F2 50 न्यूटन, ठीक है, सही बात है। और एक ऊपर से फोर्स लग गया F3 75 न्यूटन, ठीक है ना, सही बात है। और इसका द्रव्यमान मान लिया मैंने 5 kg, तो इसके लिए mg भी लगेगा नीचे की ओर, कितना, mg फोर्स बार बल, m5, g का मान अप्रोक्सीमेट 10 मानते हैं, वैसे 9.8 होता है, यानी 50 न्यूटन, 50 न्यूटन नीचे लग रहा है। और सरफेस की वजह से इसको इक्विलिब्रियम रखने के लिए, यानी संतुलन में रखने के लिए, बॉडी या तो ऊपर ना जाए या नीचे ना जाए, उसके लिए सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगी, नॉर्मल फोर्स एम, वो होता है इस
mg के बराबर, यानी जब तक बॉडी नीचे या ऊपर गति नहीं कर रही तो सरफेस द्वारा वस्तु पर लगाया गया फोर्स और वस्तु द्वारा सरफेस पर लगाया गया फोर्स बराबर होता है। ये एन का मान कितना हो जाएगा, ये भी 50 न्यूटन हो जाएगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन क्या है चित्र से, प्रत्येक बल के कारण वह क्षैतिज दिशा में परिणामी बल कारण कार्य ज्ञात करो। क्वेश्चन ये है, तो प्रत्येक बल के कारण, या सॉरी विस्थापन तो दिया ही नहीं, विस्थापन नहीं होगा तो कार्य जीरो होगा ना। इसके लिए मैंने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में मान लिया एस बराबर 10 मीटर, कितना 10 मीटर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो F2 के कारण कार्य W, F1 के कारण निकाल लो पहले, W1 क्या हो जाएगा, F1 S cos थीटा, F1 का मान रखो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, S कितना 10 मीटर, कोस बीच में कितना, फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, बीच में एंगल 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान मैक्सिमम 1 होता है, तो कितना आ जाएगा 1000 जूल, कार्य कितना आ गया 1000 जूल या 1000 न्यूटन इंटू मीटर। तो W1 ये आ गया, ऐसे W2 फोर्स 2 के कारण कार्य डिस्प्लेसमेंट तो यही रहेगा, ठीक है। हाँ कितना है 50 गुणा 10 गुणा कोस 0 डिग्री, क्यों 0, फोर्स की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो बीच में कोण 0 डिग्री। सदिशों को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, जैसे ये सदिश है, इस सदिश को आप ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन मोड़ नहीं सकते। तो इसको ऐसे है, इसको उठा के फोर्स वाले पे रख दोगे, मान लो डिस्प्लेसमेंट का ये फोर्स का, तो इसके ऊपर रख दोगे तो कोण 0 डिग्री हो जाएगा ना। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छे। हाँ तो 500 कोस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा ना, कोस 0 डिग्री बराबर 1, तो 500 जूल आ गया W2। ऐसे ही F3 कितना है 75 न्यूटन, और नॉर्मल कितना 50 न्यूटन, और mg कितना 50 न्यूटन। इनके कारण कार्य बताओ आप खुद, सबके कारण 0 हो जाएगा, ये वो तो अदर डायरेक्शन में है। क्यों भैया, अरे भैया विस्थापन के साथ कितना कोण बना रहे हैं 90 डिग्री, तो कोस 90 का मान 0, तो एक बता दूं, ये बाकी तो आप कर लेना वैसे होएगा। तो mg वाला कितना है 50 न्यूटन था ना mg, तो मैं wg बोल दूं, इसको wg बराबर बोल दूं mg फोर्स mg गुणा s। क्या इस mg की डायरेक्शन में या इसके विपरीत डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, नहीं, ना तो बॉडी नीचे आई ना बॉडी ऊपर गई, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देखो mg की डायरेक्शन ये, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन की डायरेक्शन ये, बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, सरफेस क्षैतिज में है एकदम ऐसे, कोई एंगल पे नहीं है, तो कितना आ जाएगा cos 90 डिग्री, mgs cos 90 डिग्री, तो cos 90 का 0 तो 0 जूल। ऐसे ही नॉर्मल फोर्स अभिलंब बल के कारण कितना, अभिलंब बल 50 न्यूटन, फोर्स इधर बीच में, ये भी ऊपर नहीं दिखेगा, ये एन ये एस, बीच में एंगल 90 डिग्री, इसकी वजह से भी कितना आ जाएगा 0, और ये इसकी वजह से कितना आएगा F3 की वजह से, इसकी वजह से भी 0, क्यों, क्योंकि ये अभिलंब नीचे लग रहा है फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट इधर, इनके बीच में कोण कितना 0, कोण कितना 90, तो मान कितना 0। अच्छा, परिणामी बल की वजह से क्षैतिज दिशा में कार्य, ओके, परिणामी मतलब बॉडी पे क्षैतिज दिशा में रिजल्टेड कितना फोर्स लग रहा है, क्षैतिज ये होती है ना वर्टिकल,
तो F2 और F1 दो ही बल लग रही है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। देखो F नेट ऐसे होता है, F नेट कहीं निकालना होता है तो वो वेक्टर सम कर दो उनका, F1 सदिश प्लस F2 सदिश, यानी एक दिशा में तो डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, विपरीत दिशा में तो घट जाएंगे। और कोई एंगल पे हो आप 11वीं क्लास में सीखोगे, जैसे 90 पे हो उनका रिजल्टेंट निकालना हो, जैसे F1 इधर F2 इधर, तो उनका रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा बीच में, वो आप 11वीं क्लास में सीखोगे। आप तो समान दिशा और विपरीत दिशा का ध्यान में रखो, एक ही दिशा में F2 भी इधर और F1 भी इधर, दोनों एक ही दिशा में जा रहे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। भैया एक टेबल को धक्का मैं मारूं और मेरे साथ आप भी मारो, तो आप मेरी हेल्प ही तो कर रहे हो, तो दोनों का फोर्स टेबल पे विस्थापन करने में काम आ रहा है। हाँ, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, F2 F1 कितना है 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन। क्या क्षैतिज दिशा में कोई और फोर्स लग रहा है? नहीं, वही फोर्स लग रहे हैं। स्मूथ सरफेस मानो घर्षण रहित सरफेस है, नहीं तो क्या लगता, घर्षण बल भी लगता, वो उसकी चर्चा करेंगे, इसी में कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो कितना आ गया 150 न्यूटन। तो W कितना आ जाएगा, W नेट इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी क्षैतिज दिशा में W के सदिश में लगा देना, ये अदिश राशि है, फोर्स वेक्टर और ये इसके अंदर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे तो F नेट इंटू S इंटू कोस थीटा। अच्छा, दोनों के बीच विस्थापन के साथ कितना कोण बना रहे हैं, दोनों के बीच देख लो या F नेट देख लो। F नेट इन दोनों का ऐड करके आप दूसरा डायग्राम भी बना सकते हो क्षैतिज के लिए, यानी F नेट कितना लग रहा है 150 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक बात, F नेट लिख दो 150 न्यूटन इंटू कोस 0 डिग्री, कोस 0 का मान 1, एस तो लिखा ही नहीं, एस कितना 10 मीटर इंटू कोस 0 डिग्री, कितना आ जाएगा 1500 जूल। वैसे जोड़ के देखो F1 और F2 के कारण 1000 इसने किया था और 500 इसने, 1500 आया वैसे भी, वेरी गुड। अच्छा, हॉरिजॉन्टल के लिए मतलब लंबवत बल लग रहे हैं उनके रिजल्टेंट के लिए बात करें तो ये mg नीचे लग रहा है और अभिलंब बल ऊपर लग रहा है, ये तो कैंसिल हो गए, तो रिजल्टेंट तो 75 न्यूटन ही लग रहा है ना, लेकिन विस्थापन के साथ ही और ऊर्ध्वाधर दिशा का रिजल्टेंट 75 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये नीचे लग रहा है ये ऊपर लग रहा है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो 75 न्यूटन, उसकी वजह से 0 आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है। अब देखो यहाँ पे घर्षण दे दिया जाए तो घर्षण बल आपको देगा, घर्षण बल हमेशा बॉडी जिस दिशा में मूव कर रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। 9th क्लास में सीखा था, घर्षण वह बल है जो सापेक्ष गतियों का विरोध करता है। सापेक्ष यानी इस सरफेस के सापेक्ष इसकी गति इधर हो रही है तो उसका विरोध करेगा, तो घर्षण बल इधर लगेगा, विस्थापन के विपरीत तो हमेशा कार्य ऋणात्मक आएगा। किस पर? वस्तु पे किया गया कार्य, है ना, वस्तु पे कार्य ऋणात्मक आएगा। किसका? घर्षण बल द्वारा, यानी वस्तु जा रही है इधर, समुद्र, अभी तो समुद्र सरफेस का एग्जांपल लिया, मान लो इधर घर्षण बल दे देता तो घर्षण बल 10 न्यूटन दे देता, तो 10 गुणा 10 100 न्यूटन माइनस में आता, क्योंकि विपरीत दिशा में। तो ये अलग अलग हुआ, रिजल्टेड हुआ, ऐसा कोई सवाल पूछे तो आप कर लेना। ठीक बात, अब आगे चर्चा करते हैं, इसकी ओर बढ़ाते हैं थोड़ी बात। तो अभिलंब बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा जब वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है, और भार बल द्वारा किया गया कार्य भी ऋणात्मक होगा जब वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है। ये बात आप लगा के नोट में लिख सकते हो। यदि वस्तु क्षैतिज दिशा में गति कर रही है तो अभिलंब व भार बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, क्योंकि विस्थापन और बल के बीच कोण 90 डिग्री हो जाएगा। मिनिमम तो नहीं होगा ऋणात्मक। अब देखो ये मिनिमम तो नहीं होगा, 0 होगा। मिनिमम तो होता जब ऋणात्मक आता, मिनिमम तभी होगा जब फोर्स की डायरेक्शन अलग, मतलब फोर्स की डायरेक्शन के जस्ट विपरीत डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो, यानी विस्थापन की दिशा बल की दिशा के विपरीत हो, तब क्या होगा, कार्य मिनिमम होगा, -Fs आएगा, क्योंकि बीच में कोण 180 डिग्री बनेगा ना। हाँ,
तो ऐसे के लिए आप अभी घर्षण बल वाला देखा, उसमें ऋणात्मक कार्य आ रहा है ना। तो ऐसे ऐसे जैसे ऋणात्मक का एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, एक तो यही हो गया कि वस्तु पे आप धक्का लगा रहे हो तो आप जितना बल लगा रहे हो आपके द्वारा किया गया कार्य तो धनात्मक, और सरफेस वस्तु पे घर्षण बल लगा रही है उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक। इस तरह का एग्जाम्पल है। या कोई गाड़ी है जिसको ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी कई दूर तक गति करके गई, तुरंत ब्रेक लगाती तो ना रुकती है, आगे चल के रुकती है। तो सड़क ने टायरों पे जो घर्षण बल लगाया वो विस्थापन की विपरीत दिशा में लगाया, तो उसके कारण कार्य भी ऋणात्मक हो जाता है। अब देखते हैं वर्ती गति में कोई पार्टिकल गति कर रहा है तो उसके लिए कार्य। वर्ती गति में कार्य, देखो ये मान लो चौक, मान लो मेरी चौक इस तरह से गति कर रही है इस बोर्ड में ऐसे वर्ताकार पथ। तो आपको सोच के बताना है इस पे कितने फोर्स लग रहे होंगे। एक तो देखो जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो एक तो लगता है अभिकेंद्रीय बल, वर्ताकार पथ में गति के लिए आवश्यक बल। एक तो होता है अभिकेंद्रीय बल, दूसरा घर्षण बल, तीसरा बाह्य बल। ये तीन बल लगते हैं जब वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है। यदि वो सरफेस को टच कर रही है तो सरफेस को टच करती हुई, जैसे आप फर्श पे बैठ के एक पत्थर को रस्सी बांध के फर्श पे बैठ के उसको ऐसे गोल गोल घुमाओ और वो फर्श के टच करता हुआ गति करे, तो उसके लिए एक तो अभिकेंद्रीय बल, जो रस्सी में तनाव होता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है। दूसरा, वो फर्श के टच कर रही है तो घर्षण बल भी होगा, सरफेस द्वारा उसको रोकने की कोशिश भी की जाएगी। तीसरा, उसको गति कराने के लिए बाह्य बल जो आपके हाथों द्वारा लगाया जा रहा है। तो जैसे ये चौक ऐसे गति कर रही थी तो इस चौक पर मैं बल लगा रहा था, ये तो हुआ मेरे वाला बाह्य बल, और इस चौक को रोकने की कोशिश कर रही थी बोर्ड की सरफेस, वो रोकने की कोशिश कर रही थी कि ये गति क्यों कर रही है ना। तो बोर्ड की सरफेस से लगाए गए घर्षण बल से मैंने ज़्यादा बल लगाया, इस वजह से चौक इस दिशा में गति कर रही थी। तीसरा, इस पे होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल हमेशा वर्ताकार पथ की त्रिज्या के अनुदिश लगता है, यानी केंद्र की ओर लगता है। वो हमेशा परिधि पर 90 डिग्री होता है, या विस्थापन की डायरेक्शन पे 90 डिग्री होता है। देखेंगे, समझो, जैसे यहाँ पे ये चौक ऐसे चल के ऐसे जा रही है, तो यहाँ पे इस जगह पर इसकी विस्थापन की दिशा ये है और अभिकेंद्रीय बल की दिशा नीचे की ओर। जैसे पत्थर को आप रस्सी बांध के ऐसे घुमाओ तो पत्थर तो ऐसे गति कर रहा ना आपके ऊपर से, तो जो धागे में जो तनाव बल है वो हमेशा उसके गति के विपरीत लगता है, यानी यहाँ पे इसकी विस्थापन की दिशा हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो इस पॉइंट पे उस पत्थर की, मान लो पत्थर को घुमा रहे हो, उस पत्थर की विस्थापन की दिशा ये, तब बल अभिकेंद्रीय बल Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc नीचे की ओर लग रहा है। अब मान लो ये वस्तु यहाँ पे आ गई, पत्थर यहाँ पे आ गया, तब विस्थापन की दिशा ये हो गई और फोर्स की दिशा ये हो गई, Fc की दिशा ये हो गई। कहीं वस्तु यहाँ पर पहुँच गई तब विस्थापन की दिशा ये हो गई और फोर्स की दिशा ये हो गई, Fc। तो सब जगह पे घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल कितना विस्थापन के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 डिग्री। तो अभिकेंद्रीय बल द्वारा वर्ताकार पथ में
अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। Fc द्वारा किया गया कार्य अभिकेंद्रीय बल है। WC नाम दे दो, Fc इंटू एस इंटू कोस थीटा। तो यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से WC यानी अभिकेंद्रीय बल सेंट्रीपिटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य आ गया 0 आ जाएगा। ठीक बात। अब घर्षण के लिए बताओ, ऋणात्मक आएगा घर्षण के लिए, कितना आएगा वो आपको ध्यान में नहीं रखना, आप ये ध्यान में रखो माइनस में आएगा प्लस में। तो घर्षण बल देखो चौक ऐसे चल रही है, तो बोर्ड द्वारा लगाया गया घर्षण बल चौक बोर्ड के सापेक्ष चौक की गति का विरोध करेगा, यानी चौक ऐसे जा रही है और बोर्ड सरफेस स्थिर है, तो ये चौक पर जो घर्षण बल लगाएगी वो विपरीत दिशा में लगाएगी ना, यानी बोर्ड के सापेक्ष चौक की गति का विरोध तभी होगा जब इसके विपरीत दिशा में, चौक की गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगेगा। तो घर्षण बल एफ फ्रिक्शन, एफ लिख दूं, ऐसे भी लिखते हैं इसको, एफ फ्रिक्शन वो हो जाएगा विस्थापन की दिशा के, यानी यहाँ पे विस्थापन की दिशा पे इधर लग रहा है और यहाँ पे इधर लगेगा, यहाँ पे इधर लगेगा, यानी सब जगह इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, तो वो कार्य आएगा ऋणात्मक। क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अच्छा, बाह्य बल द्वारा, बाह्य बल आप हाथ द्वारा ऐसे लगा रहे हो तो वो विस्थापन की दिशा में, यहाँ पर इधर इस दिशा में है, यहाँ पर इस दिशा में, वो आ जाएगा धनात्मक। इतना याद रखना, धनात्मक। बाह्य बल द्वारा धनात्मक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में यही दे रखा है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं, ये तो क्षैतिज दिशा और वर्ती गति की बात होगी। ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य, ऊर्ध्वाधर दिशा में कार्य कितना होगा? जैसे एक वस्तु है, ये अशुद्ध हो तो देख लेना। ऊर्ध्वाधर मतलब इस दिशा में, जैसे एक वस्तु यहां पे रखी है, एम द्रव्यमान, ठीक है, इसको आप ऊपर उठा रहे हो एच ऊंचाई तक। तो ऐसे सवाल है, मान लो माना एक वस्तु एम द्रव्यमान की, आप उसे एच ऊंचाई तक ऊपर उठा रहे हो, तो आपके द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? ऐसे सवाल पूछेंगे। या ये पूछेंगे, एक एम द्रव्यमान की वस्तु, उसको आप ऊर्ध्वाधर ऊपर उठा रहे हो, तो गुरुत्वीय बल द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य, यानी गुरुत्वाकर्षण बल उस वस्तु पर कितना कार्य करेगा। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने में किया गया कार्य। तो लिखो सारे, माना एम द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर एच ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो उठाने में किया गया कार्य।
W बराबर mgh cos थीटा। देखो mg बल क्यों आया, ये बहुत ज़रूरी बात है समझना। किसी भी आप वस्तु को जब उठाओगे ना, जैसे सरफेस पे एक वस्तु रखी है, ये इसका द्रव्यमान m है, तो इस वस्तु को जब आप ऊपर की ओर उठाओगे तो इस वस्तु द्वारा या पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर नीचे की ओर, वस्तु द्वारा नहीं पृथ्वी द्वारा इस वस्तु पर नीचे की ओर लगाया गया भार बल mg के बराबर ऊपर mg लगाओगे तब वस्तु ऊपर उठना प्रारंभ होगी। ऐसा क्यों? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया mg नीचे लग रहा है, mg ऊपर लगा रहे तो वस्तु तो वहीं रहनी चाहिए। सही सोच रहे हो आप कि आपको मन में ये लग रहा है कि mg ऊपर ज्यादा लगेगा तभी वस्तु ऊपर जाएगी। बात भी ठीक है। हाँ, शुरू में जब वस्तु को आप उठाओगे, बिल्कुल आपकी बात सही है, शुरू में जब आप वस्तु को ऊपर उठाओगे तो mg से थोड़ा सा ज्यादा बल लगाना पड़ेगा तो वस्तु ऊपर की ओर उठना प्रारंभ होगा। मान लो आपने mg प्लस 1 बल लगाया, ठीक है, तब वस्तु उठने लग गई। फिर आप उस वस्तु पर mg लगाए रखोगे तब भी वस्तु ऊपर उठती जाएगी, है ना। फिर आप h ऊंचाई पे जाके उसको किसी भी ऊंचाई पे जाके रोकना चाहते हो तो mg तो ना लगाना पड़ेगा, mg से थोड़ा कम लगाना पड़ेगा। फिर mg एवरेज निकालोगे तो mg बल लगाने से ही उठ जाएगी। समझ रहे हो ना बात? शुरू में थोड़ा ज़्यादा, फिर mg के बराबर ही होगा तब चलती जाएगी। फिर ऊपर जाके आप उसको रोकना चाहोगे तो mg से थोड़ा कम लगाओगे तभी तो रुक पाओगी। इस बात को ऐसे समझो कि कोई गाड़ी है, उसको जब आप धक्का मार रहे हो तो शुरू में वो स्थिर खड़ी हो तो उसमें ज़्यादा धक्का मारना पड़ेगा, तो गाड़ी चलना प्रारंभ हो जाएगी। फिर वो गुड़ना शुरू हो जाए तो आप उसके कम धक्के से उसको गुड़ा सकते हो। फिर उसको रोकना तो आप वापस खींच के रोकोगे ना। हाँ, ऐसी सी बात यहाँ पे है। तो शुरू में थोड़ा ज़्यादा बल लगाओगे तो वस्तु उठना प्रारंभ होगी। फिर बीच में जाके mg के बराबर रखोगे तब वस्तु उतने से गति करना लग जाएगी। फिर आप जहाँ पे रोकना चाहते हो, मतलब इतनी ऊंचाई पे, तो mg से थोड़ा कम लगाओगे तब। तो कहने की बात ये, mg ही बल लगाओगे तब वस्तु उड़ जाएगी। तो इस पे लगाया, नीचे की ओर mg है तो ऊपर की बाह्य बल भी कितना लगेगा, mg लगेगा। तो फोर्स, तो कार्य क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू आपका जानते हो Fs cos थीटा जानते हो, कोई बात नहीं। F यहाँ पे कितना है, mg, S कितना है, विस्थापन कितना है, h cos थीटा। अब mg भी ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, दोनों ऊर्ध्वाधर दिशा में है तो कोण कितना हो गया बीच में, 0 डिग्री। तो कार्य कितना आ गया, mg h cos 0 डिग्री, यानी mg h, W बराबर mg h। इंपॉर्टेंट बात, यानी ऊर्ध्वाधर वस्तु को उठाने में किया गया कार्य mgh होगा तब वस्तु को, जब आप वस्तु को h ऊंचाई तक उठा रहे हो। यही आगे चलकर स्थितिज ऊर्जा बन जाएगी, उसकी भी चर्चा करेंगे, mgh स्थितिज ऊर्जा। तो पहली बात ये होगी, वस्तु को ऊर्ध्वाधर उठाने में किया गया कार्य mgh, ठीक बात। दूसरी बात, चित्र बना लेना, भाषा लिख लेना पड़ेगी। देखो भाषा यहाँ पे फास्ट चल रही है तो आपका मान लो ये मोबाइल है, इसमें आप वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे 3 डॉट आती, उस पर क्लिक करो, फिर वहाँ पे ऑप्शन आते हैं, उसमें नॉर्मल नाम लिखा आता है, उस पर क्लिक करोगे तो वीडियो की स्पीड आ जाती है 0.75, 0.5, 1.25, 1.52, ऐसे क्रॉस सा लगा हुआ आता है शायद। यानी इस तरह से स्पीड बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। नॉर्मल में तो जैसे मेरी स्पीड बोलने की है वही दिखेगी आपको, अभी जो बना रहा हूँ वीडियो, 0.75 में धीरे चलने लग जाएगा, 0.5 में आधी स्पीड हो जाएगी, 1.25 में स्पीड बढ़ जाएगी, यानी फास्ट वीडियो चलेगा। फिर 1.5 में और फास्ट, 2 में 2 गुना चलने लग जाएगा। तो आपको कहीं लिखना हो ना तो वीडियो को स्पीड कम कर लिया करो, ठीक। रिवीजन करना हो तो फास्ट कर लिया करो। हाँ, तो अब 2 नंबर बात, गुरुत्वीय बल द्वारा
किया गया कार्य। वही बात लिखोगे, माना m द्रव्यमान की एक वस्तु को क्षैतिज तल से ऊर्ध्वाधर h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो गुरुत्वीय बल द्वारा क्या कार्य होगा, WG नाम दे दूं। आप तो फॉर्मूला FS cos थीटा ही लगाओ। अब पता करो, देखो वस्तु ऐसे ऊपर उठ रही है, mg नीचे लग रहा है। जैसे कोई टेबल को मैं ऊपर उठा रहा हूँ तो मेरे द्वारा किया गया कार्य तो क्या धनात्मक, क्योंकि मैं विस्थापन की दिशा में बल लगा रहा हूँ, है ना। लेकिन जब आप उठा रहे हो तब mg भी तो नीचे लग रहा है। जैसे इस चौक को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ, इस चौक पे नीचे mg तो लग रहा है ना हर जगह। mg कहता ना भैया ले जा मत, वापिस नीचे छोड़, ले जा मत, ले जा मत, ले जा मत, नीचे ला। तो वो तो हमेशा इसके विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता रहता है। यानी जैसे इस वस्तु को आप यहाँ पे बना लो डायग्राम, ये क्षैतिज है, यहाँ से वस्तु को आपने यहाँ तक उठा लिया तो mg ऊपर लगा रहे हो तब उठ रही है। और पृथ्वी द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल या भार बल mg होगा, वो इसके विस्थापन की दिशा इधर h है ना, तो वो इसके अपोजिट हो गया ना। देखो h की डायरेक्शन ये और mg, इस बार mg की पता कर लो, mg की दिशा ये, कोण बीच में 180 डिग्री। तो यहाँ पे अब लिख दोगे WG बराबर क्या आ जाएगा, मान लिखोगे mg किसका, भार बल। mg तो लग रहा है नीचे वाला mg है, ऊपर वाला नहीं है, ये वाला mg, नीचे वाला mg, ठीक है। और विस्थापन कितना h। ये कौन डिसाइड करेगा कार्य का डिसाइड कौन होता है ना विस्थापन और बल के बीच में, उसी से कार्य ऋणात्मक धनात्मक अधिकतम मिनिमम 0 आएगा। तो कोस कितना है बीच में 180 डिग्री, तो कोस 180 का मान -1, तो -mgh, WG -mgh, यानी भार बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। वैसे सोच के देख लो, ऋणात्मक ही है, आप ऊपर उठा रहे हो तो वो चाहता है कि नीचे ले जाऊं, लेकिन वस्तु ऊपर जा रही है तो उसके द्वारा किया गया कार्य तो ऋणात्मक ही हुआ ना, क्योंकि वो चाहता था उसके विपरीत दिशा में वस्तु जा रही है ना। तो ये हुई कार्य की 10वीं लेवल तक की पूर्णतः जानकारी 2 वीडियोस में। कल अपन आगे अगला टॉपिक पढ़ेंगे ऊर्जा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। पढ़ते रहे, खुश रहे, धन्यवाद। जय माँ सरस्वती।